सबसे पहले बात करते हैं उस खबर के साथ जो कासगंज से आ रही है। कासगंज हिंसा को लेकर के कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। इस मामले में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 2018 में जिस तरह से कासगंज में हिंसा हुई थी, चंदन गुप्ता को गोली मारी गई थी, तिरंगा यात्रा के दौरान मौत हो गई थी चंदन गुप्ता की, और इस पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। आखिरकार कोर्ट ने फैसला दिया है, दोषी करार दे दिया गया है उन 28 आरोपियों को जो इस पूरे की पूरे हिंसा में शामिल थे। सबूत रखे गए थे कि कैसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था चंदन गुप्ता को। तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे चंदन गुप्ता और उसी दौरान कैसे वहां पर ये लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इसके बाद मौत के घाट उतार दिया जाता है चंदन गुप्ता को। इस पूरे मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। वो आरोपी जो 28 आरोपी जिनके नाम सामने आए थे, जिनको लेकर चार्जशीट में तमाम आरोपों का जिक्र था, कोर्ट ने उनको सही माना और दोषी करार दिया गया है इन 28 आरोपियों को। और इसी खबर पर राघवेंद्र हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के कासगंज हिंसा मामले में 2018 में कट्टरपंथियों ने चंदन गुप्ता की हत्या कर दी थी। अब एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, 28 लोगों को दोषी करार दिया है। इसमें सजा भी जल्द सुनाया जाएगा। क्या कुछ और बड़ा अपडेट? बिल्कुल, देखिए वाकई में ये बहुत बड़ी खबर थी। जब देश में उमंग था, तिरंगा यात्राएं निकल रही थी, देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकल रही थी, उसी दौरान खुद ये जो परिवार जो मृतक था, ये अपने भाई के साथ, चंदन अपने भाई के साथ, अपने दोस्तों के साथ कासगंज में तिरंगा यात्रा में भाग लिया था। लेकिन कुछ लोग गलत मंसूबा पाले हुए असलहों के साथ वहां पर षड्यंत्र करने के लिए मौजूद थे, अफरा तफरी करने के लिए मौजूद थे, और कहा जा रहा है कि उसी तिरंगा यात्रा में चंदन को एक ऐसी गोली लगती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। लंबा ये समय चला है, लखनऊ एनआईए कोर्ट में मामला चला है और आज कोर्ट ने 28 लोगों को सजा सुनाई है और 2 लोग बरी भी हुए हैं। तो ऐसे में जो 30 लोगों पर मामला चल रहा था 2018 से लेके अब तक, इसमें 28 लोग दोषी करार हुए हैं। जल्द ही उनको आखिर सजा क्या दिया, चूंकि हत्या का मामला है, हत्या हुई थी चंदन गुप्ता की तिरंगा यात्रा के दौरान, तो जो मामला चला है वो काफी गंभीर था जी। सजा क्या है, कितने वर्ष की जेल होगी, कितना जुर्माना लगेगा, क्या सजा सभी 28 लोगों के बराबर होगी या अलग अलग वर्षों की होगी, यह सब कुछ आने वाले समय में पता चल जाएगा, कोर्ट के द्वारा पता चल जाएगा। लेकिन आज कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। एनआईए कोर्ट ने, लखनऊ के एनआईए कोर्ट ने 28 लोगों को दोषी करार दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल राघवेंद्र, आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और इस पूरे मामले में एनआईए कोर्ट ने जल्द ही फैसला लेना है, जिसमें ये पता चलेगा कि जिन 28 लोगों को दोषी करार दिया है उनको क्या कुछ सजा दी जाएगी। और चलिए आप बात करते हैं दिल्ली में जिस तरह से सनसनीखेज मामला सामने आया था, अतुल सुभाष की तरह पुनीत ने भी कैसे मौत को गले लगा लिया था। और इस मामले में आज आपको बता दें, बड़ा आरोप लगाया गया है पुनीत की परिवार की ओर से ससुराल पक्ष पर और केस दर्ज करवाया गया है पुलिस में। पुनीत के परिवार ने पुलिस में ये शिकायत की है कि ससुराल पक्ष प्रताड़ित करता था पुनीत को और इसीलिए उसने ये कदम उठाया। पुनीत के परिवार ने पुलिस को वो 59 मिनट का वीडियो क्लिप भी भेजा, ऑडियो क्लिप भी भेजा है, जिसमें पत्नी से बातचीत की गई थी। पुनीत और उसकी पत्नी की वो जो बातचीत है, 59 मिनट की वो जो रिकॉर्डिंग है, वो सौंपी गई है पुलिस को कि कैसे प्रताड़ित किया जाता था, किस तरह से मामले को पुनीत सुलझाने की कोशिश करता था। लेकिन उसकी जो पत्नी है वो फोन पर जैसे बात कर रही थी, उसको भी रखा गया है पुलिस के सामने सबूत के तौर पर और इस मामले में केस दर्ज कर दिया गया है। परिवार वालों ने केस दर्ज करवाया है ससुराल पक्ष के खिलाफ, क्योंकि ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया जा रहा था। 8 साल शादी को हो चुके थे, 2 साल पहले ही दोनों के बीच अनबन होती है, डिवोर्स का केस चल रहा था और अब इस मामले में ससुराल पक्ष पर बड़े आरोप। पुनीत खुराना और उनके ससुर के बीच बातचीत का भी एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में दोनों के बीच पैसों के लेन देन की बात हो रही है और साफ तौर पर लड़के के यानी कि पुनीत के घर वालों का ये कहना है कि पुनीत के ससुराल पक्ष के लोग लगातार पुनीत को टॉर्चर करते थे, धमकियां देते थे, डराते थे, परेशान करते थे, जिसके चलते पुनीत ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। अगर तूने मेरा दे दे जो हिसाब कर गया था तू 45, मैंने आपका नेट और मेरा मुझे नहीं पता 45 का क्या नेट, हमारा ये डिस्कस हुआ था फाइनल क्लोज कि 2 करोड़ रुपए आप मेरे को दोगे।
चाहे मैं मकान रखूं। बिल्कुल नहीं, मैंने तेरे लिए ध्यान से मैंने ये कहा था मकान तेरे नाम रजिस्ट्री करा देंगे, 45 लाख रुपए तूने देना है, वो मकान पे लगाएंगे, 6 महीने बाद तेरा अगर इतने पैसे शॉर्ट ना हुए बेच के पैसे मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी पूरी। अब आप इस बात से ही मुंह कर दोगे तो मेरे पास अभी इन चीजों का कोई वो नहीं है। चाहे आपकी मेरी बात ये हुई थी कि आप मकान कल को चाहे आप 2.5 का बेचो, चाहे आप 2 का बेचो, चाहे 3 का बेचो, सारा मुनाफा आपका होगा। आपकी मेरी ये बात हुई थी कि मैंने बोल दिया मेरे लगाने के पैसे नहीं, आपने बोला ठीक है मैं लगाऊंगा पैसे। तूने मुझे पैसे देने में थोड़ा जरूर लगाया उससे, आप ये फिर ये मतलब सिंपल लॉजिक है ना। आपका मेरी क्लोजिंग हुई थी कि 2 करोड़ रुपए आप मेरे को दोगे, बस मकान उसमें आपका हो जाएगा, ये बात हुई थी बस। 2 करोड़ रुपए नहीं, मैं ये बात नहीं हुई थी। तू अपने हिसाब से रिकॉर्डिंग कर ले, मेरे जो सुन रहा वो हिसाब से नहीं ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो वही होती है जो आप बोलोगे जो मैं बोलूंगा, उसमें तो अपने से कहा मत। और जतिन तमाम जानकारियों को देने के लिए जुड़ चुके हैं। जतिन, ये बताइए, इस पूरे मामले में ससुराल पक्ष के खिलाफ पुनीत के परिवार वालों ने जाकर शिकायत दर्ज करा दी है, अब आगे का एक्शन क्या होगा? आज बिल्कुल देखिए, अभी अपडेट इस पूरे मामले में ये है कि पुनीत का जो पोस्टमार्टम है वो कंडक्ट कराया जा रहा है। एक मेडिकल बोर्ड बनाने की बात पुनीत की फैमिली ने की थी और उसी मेडिकल बोर्ड के जरिए जो एक तरीके से पोस्टमार्टम है वो अभी कंडक्ट कराया जा रहा है। लेकिन अभी जो पुनीत की फैमिली सवाल खड़े कर रही है वो दिल्ली पुलिस पर भी कर रही है कि अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं की गई है। हालांकि कल पुनीत की फैमिली के जरिए शिकायत जो पुनीत की पत्नी है उनके खिलाफ जो साफ तौर पर दी गई, लेकिन अभी जो ये वीडियो सामने आ रहा है और ऑडियो सामने आ रहा है, इस वीडियो ऑडियो को भी पुनीत के परिवार वालों ने दिल्ली पुलिस को बतौर सबूत दिए हैं और ये बोलने की मंशा है पुनीत की फैमिली की कि किस तरीके से जो पुनीत की वाइफ थी और उनके जो फादर थे वो लगातार प्रेशराइज कर रहे थे। 2 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का जिक्र इसमें साफ तौर पर किया जा रहा है। जिस घर का जिक्र किया जा रहा है उसी घर में पुनीत रहता था और उसी घर में पुनीत ने आत्महत्या की, लेकिन वो घर पुनीत की जो पत्नी है उनके नाम पर था और उसके एवज में 2 करोड़ रुपए देने की बात की जा रही थी। लेकिन जब आप ऑडियो सुन रहे हैं तो ऑडियो में वो 2 करोड़ से हटकर 45 लाख रुपए हो गया। तो कैसे दबाव बनाया गया, अपनी बात से मुकरा गया। पुनीत के परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि एलिमनी के तौर पर जो पैसे डिवोर्स केस के दौरान दिए जाने थे उन पैसों को लेकर भी बाद में एक तरीके से पहले सहमति जताई गई और उसके बाद उसको इनकार कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं वो एडमिनिस्ट्रेशन से भी खफा था कि एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जो पैसा तय किया गया था उसके एवज में जब बात फाइनलाइज होती है तो कुछ और पैसे की मांग कर ली जाती है और इसी होप को उसने खोया और उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि पुनीत के जो परिवार वाले हैं वो लगातार पुलिस से इसी बात को लेकर गुहार कर रहे हैं कि सबसे पहले पुनीत की जो पत्नी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि दोनों पक्षों से शिकायत अभी पुलिस को मिली है, चाहे वो पुनीत की फैमिली के जरिए हो या जिनके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं उसकी फैमिली के जरिए भी पुनीत पर जो कार्रवाई है वो संभवतः यहाँ पर करने की बात की गई है। हालांकि इन दोनों ही मुद्दों में दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि दोनों ही चीज़ों को एग्जामिन किया जाएगा और उसके आधार पर जो भी चीज़ें सामने आएंगी उस आधार पर FIR दर्ज कराई जाएगी। हालांकि अभी जो पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और जब वो चीज़ें क्लियर होंगी उसके आधार पर पुलिस आगे क्या कुछ एक्शन लेगी वो देखना होगा। जी जतिन, पुनीत के परिवार वाले लगातार ये बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से दबाव बनाया गया उसको लेकर जो कार्रवाई है वो साफ तौर पर की जाए और उसी के एवज में वो FIR दर्ज कराने की बात कर रहे हैं। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे इस पूरे मामले में जिस तरह से एक्शन हो रहा है, उससे जुड़ी कई और बातें भी हैं, उसके लिए सीधे रुक करेंगे प्रियंका का। और इसी बीच देखिए, पुनीत के परिवार वालों का पक्ष आपने सुन लिया है, लेकिन वही पुनीत के ससुराल वालों का तर्क कुछ और है, वो कुछ और थ्योरी दे रहे हैं। क्या कुछ उनका कहना है वो आपको सुनवाते हैं। शादी के बीच में प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, डिवोर्स की बातें शुरू हुई, वो कब हुआ? कितने सालों तक जो रिलेशनशिप था वो स्मूथ था? कुछ मंथ्स ही स्मूथ चला था, उसके बाद से थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा, चलो वो हमें था कि ठीक है हर हस्बैंड वाइफ में हो जाता है, कोई बात नहीं, फॉर द टाइम सेटल हो जाएगा, एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। बट नथिंग चेंज्ड, ऑल इट बिकेम वर्स एंड वर्स। तो क्या वो धमका रही थी? किस बात को लेकर के धमका रही थी? पहले नहीं बनी आपस में, उसको मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं रहना था, मेरे मम्मी पापा से भी बहुत बदतमीजी से बात करती थी, कभी उन्हें पूछती ही नहीं थी, सब कुछ था, उसको नहीं रहना था। तो मेरे भाई ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, पापा मम्मी से अलग रह लेते हैं। उसको छोड़ के इन दोनों ने अलग रेंट पे हाउस वहाँ रहना शुरू करा। कुछ टाइम वहाँ रहे, उसके बाद भी इनकी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हुई और आपस की अंडरस्टैंडिंग्स भी ख़राब होती गई। फिर अराउंड 2 years बैक फ्रॉम नाउ
वो इधर इस घर में पापा मम्मी के साथ रहने लग गया था अलग से, और वो अपने पेरेंट के साथ रहने लग गई थी। उसके बाद फिर इन लोगों का आपस में डिसाइड हुआ कि हम म्यूचुअल डाइवोर्स लेते हैं। तो जिसका फर्स्ट नोशन अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट्स की व्हाट दे डिसाइडेड ऑन कि हम ये करेंगे, 30 सितंबर को फर्स्ट नोशन साइन हुआ, जिसमें दोनों ने साइन किए, और सेकंड नोशन की डेट अब हमें मिलने वाली थी। तो जब डिवोर्स के पेपर्स फाइल हो गए थे तो फिर ये सुसाइड कमिट क्यों किया, इस तरह की एक्टिविटी क्यों हुई, मतलब एक्सट्रीम स्टेप क्यों लिया? उसके बाद फिर वो मैंने आपको बताया, शी डिनाइड कि मुझे फर्स्ट नोशन भी मंजूर नहीं है। फिर साइन क्यों किया अगर मंजूर नहीं था? ये वो बताएगी ना क्यों किए थे। नहीं कि मुझे मंजूर नहीं है, सेकंड नोशन तो मैं साइन करूंगी नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो फर्स्ट नोशन भी बेकार है। मैं ऐसे कैसे सब कुछ छोड़ दूंगी। क्या डिमांड किए थे, क्या मांगे क्या थी उनकी? सब डिसाइड हो गया था। क्या था? इनके 2 बिजनेस, 2 काम थे, जिसमें से एक फॉर गॉड्स बेक ये डिसाइड हुआ था कि पुनीत को मिलेगा, और वुडबॉक्स कैफे जिसका ब्रांड है वो मनिका को मिलेगा। इस बात पे दोनों ने साइन कर दिया। ये मुझे एक चीज़ और बताएं, इसके अंदर 48 घंटे हो चुके हैं, अभी तक जो है FIR फाइल नहीं हुई है, क्यों, ऐसा क्यों हुआ है? ये क्वेश्चन हमारा पुलिस से भी है। हम खुद बहुत परेशान हैं कि क्यों नहीं किया जा रहा है ये सब। FIR के लिए हम बोल बोल के थक गए हैं कि हमें FIR करवानी है। अभी तक उन्होंने कल भी हमें टाल दिया, परसों भी हमें टाल दिया कि अभी नहीं होगी। एक प्रोसीजर होता है वो फॉलो होगा, तब उसके बाद होगा। FIR होनी चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए। हम कब तक उसकी बॉडी के लिए तड़पे? हमें नहीं चाहिए। किस लिए ये जस्टिस, किस लिए ये लॉ, अगर वो हमारे को इस चीज़ में आके हेल्प आउट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक अपने प्रेशर से, या क्या किया उन्होंने, क्या मतलब? आई डोंट नो, आई वॉन्ट द रीज़न। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, नहीं तो मैं जाके पुलिस स्टेशन बैठ जाऊंगी और मैं वहाँ से नहीं उठूंगी। मुझे ये FIR आज चाहिए, तो मतलब चाहिए, बस। इनफ इज इनफ नाउ।